आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम इंटरनेट पर आग की तरह फैलने वाले पैनिक और असली वैज्ञानिक तथ्यों के बीच का फर्क समझेंगे। हम देखेंगे समुद्र के बीचों बीच उठने वाले एक बेहद डरावने सिनेरियो को और उस पब्लिक हेल्थ साइंस को जिसने इस खतरे को वक्त रहते होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी स्थिति जो तुरंत 2020 की उन बुरी यादों को ताज़ा कर दे। एक ऐसी जगह जहां हजारों लोग समुद्र के बीचों बीच बंद हैं और अचानक एक अनजाना खतरा सामने आ जाता है। कहानी की शुरुआत होती है ओशन एम्प्रेस नाम के एक आलीशान लग्जरी क्रूज शिप से, जहां अचानक एक 34 साल का यात्री तेज बुखार से बेहोश हो जाता है और देखते ही देखते अगले 48 घंटों के अंदर ही 3 और लोग आईसीयू जैसे गंभीर हालत में पहुंच जाते हैं। ये किसी नाइटमेयर से कम नहीं लगता है ना। यहां से शुरू होता है हमारा पहला चरण, समुद्र में पैनिक। देखा जाए तो ये आधुनिक दौर के डर और घबराहट की बिल्कुल टेक्स्ट बुक शुरुआत है। अब देखिए, जैसे ही शिप की मेडिकल टीम अपनी जांच शुरू करती है, एक क्वारंटीन हुए जहाज के अंदर का वो क्लॉस्ट्रोफोबिया लोगों को अंदर तक डरा देता है। लोग एक दूसरे से कटने लगते हैं, अपने कमरों में छिप जाते हैं और पब्लिक स्पेसेस अचानक बिल्कुल खाली हो जाते हैं। और सच तो ये है कि यहाँ किसी बायोलॉजिकल वायरस से भी पहले व्हाट्सएप मैसेजेस की बाढ़ आ जाती है। सबसे दिलचस्प बात यहाँ ये है कि ऐसी स्थिति में इंटरनेट कितनी जल्दी नतीजे निकाल लेता है। बाहर की दुनिया में तुरंत नई महामारी और क्रूज शिप हॉरर जैसी हेडलाइंस बनने लगती हैं। ये साफ दर्शाता है कि डर और घबराहट असल में किसी भी बायोलॉजिकल पैथोजन से कहीं ज्यादा तेजी से फैलते हैं। एक तरह से फियर इज हाईली कंटेजियस। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, एंडीज वायरस का खतरा। शिप की मेडिकल टीम की शुरुआती रिपोर्ट ने जिस खतरे की तरफ इशारा किया था, उसने इस डर को और भी बढ़ा दिया। मेडिकल रिपोर्ट असल में हंता वायरस की तरफ इशारा कर रही थी। अब आमतौर पर ये वायरस सिर्फ चूहों से इंसानों तक आते हैं, लेकिन इसका अंदिज वेरिएंट थोड़ा अलग है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें इंसान से इंसान तक फैलने की क्षमता दर्ज की गई है, भले ही ये केस बहुत ही दुर्लभ यानी रेयर क्यों ना हो। लेकिन यहीं पर विज्ञान डर को थोड़ा शांत करता है। डेटा साफ दिखाता है कि एक संक्रमित व्यक्ति किसी दूसरे के लिए सिर्फ एक बहुत ही सटीक ट्रांसमिशन विंडो में खतरा बनता है, जैसे लक्षण शुरू होने से सिर्फ 2 दिन पहले या बुखार आने के 5 दिन बाद तक। और इसके लिए भी बहुत ही करीबी संपर्क या बोडली फ्लूइड्स के आदान प्रदान की जरूरत होती है। यहाँ आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर, कोविड-19 और हंटा वायरस की तुलना। इंटरनेट पर फैल रही नेक्स्ट कोविड जैसी अफवाहों को रोकने के लिए इन तथ्यों का आमना सामना करना बहुत जरूरी है। और देखिए, इन दोनों के बीच ना जमीन आसमान का फर्क है। 2020 में जो हमने हवा से फैलने वाला मास संक्रमण देखा था, उसके बिल्कुल विपरीत हंटा वायरस में वो ट्रांसमिशन डायनामिक्स होते ही नहीं हैं जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकें। चूहों से जुड़े इस वायरस का इंसानों के बीच ऐसे फैलना लगभग नामुमकिन के बराबर है। तो फिर सवाल ये है कि ऐसी स्थिति में एक्सपर्ट्स क्या करते हैं? ये है हमारा चौथा चरण, पब्लिक हेल्थ प्लेबुक। जब ऐसा खतरा सामने आता है तो रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स पैनिक नहीं करती। वो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिजीजेस के ऑफिशियल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का इस्तेमाल करती हैं। ये आधिकारिक ब्लूप्रिंट वो टूल है जिसके जरिए टेंशन को शांत किया जाता है और एविडेंस बेस्ड प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए खतरे को एक सटीक और सिस्टमैटिक तरीके से न्यूट्रलाइज किया जाता है। इसका मतलब ये है कि किसी 5000 लोगों वाले आलीशान जहाज पर सबको अंधाधुंध क्वारंटीन करने के बजाय वैज्ञानिक अप्रोच से लोगों को अलग अलग रिस्क कैटेगरीज में बांटा जाता है, जैसे हाई रिस्क, मॉडरेट रिस्क और लो रिस्क। इस मैथमेटिक्स का सीधा सा नतीजा ये होता है कि वहां आम आसपास मौजूद लोगों को खतरा ना के बराबर होता है। और जो लोग पूरी जांच के बाद सच में हाई रिस्क या बेहद करीबी संपर्क वाले पाए जाते हैं, सिर्फ उन्हें ही 42 से 45 दिन के सख्त मॉनिटरिंग पीरियड में रखा जाता है। ये लंबा वक्त इसलिए तय किया जाता है ताकि ये पक्का हो सके कि वायरस चुपचाप कहीं और आगे ना बढ़ रहा हो। चलिए अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और आते हैं 5वें हिस्से पर, इन्फेक्शन का आखिर क्लिनिकल रूप कैसा होता है। ये वायरस असल में एक बाईफेजिक कोर्स अपनाता है, यानी इसके असर करने के 2 चरण होते हैं।
शुरुआत के 3 से 6 दिन में ये बिल्कुल किसी आम फ्लू जैसा लगता है, जिसमें तेज बुखार और मांसपेशियों में दर्द होता है। लेकिन फिर अचानक अगले 24 से 48 घंटे के अंदर ये फेफड़ों की बेहद गंभीर समस्या का रूप ले लेता है। और बस इसीलिए सही वक्त पर इसकी पहचान और तुरंत आईसीयू रेफरल सबसे अहम माने जाते हैं। तो खतरा सामने आने पर एक क्रमबद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया फॉलो की जाती है। सबसे पहले रैपिड रिस्क असेसमेंट, फिर तुरंत कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और आइसोलेशन, उसके बाद चूहों से जुड़े उस कंटैमिनेशन सोर्स की जांच और आखिर में डेली मॉनिटरिंग स्टेटस तय करना। इन सटीक कदमों पर चलकर ही आधुनिक विज्ञान पुराने दौर के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी और प्रभावी ढंग से इन खतरों को मात देता है। और अब आते हैं हमारे छठे और आखिरी चरण पर, डर और वैज्ञानिक तथ्यों की लड़ाई और इन सब का हमारे दिमाग पर असर। देखिए, चाहे हमारी साइंस कितनी भी एडवांस क्यों ना हो जाए, 2020 के उस दौर ने लॉकडाउन और आइसोलेशन का डर लोगों के जहन में इस कदर बैठा दिया है कि असल बायोलॉजिकल खतरा चाहे जो भी हो, इन अफवाहों की वजह से ही पूरे समाज में केओस फैल जाता है। जरा सोचिए, सिर्फ एक अफवाह और उससे क्रूज कैंसलेशंस, स्टॉक मार्केट का गिरना और ग्लोबल ट्रैवल इंडस्ट्री में डर पैदा हो जाता है। इस बीच एक यात्री की डायरी से निकलकर आई एक बात बेहद गहरी है। उसने लिखा, कभी-कभी इंसान वायरस से नहीं, अपनी ही यादों से डरता है। ये एक ऐसी लाइन है जो सच में उस सबसे बड़े और अदृश्य दुश्मन की तरफ इशारा करती है। और वो दुश्मन है पिछली वैश्विक महामारी के वो गहरे मनोवैज्ञानिक घाव जो आज भी हमारे दिमाग में बिल्कुल ताज़ा हैं। तो इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या हमारा समाज आज ऐसी स्थितियों में विज्ञान के सहारे पहले से ज्यादा मजबूत और तैयार हैं, या फिर महामारी के उस कलेक्टिव ट्रॉमा ने दुनिया के नए पैथोजेंस पर रिएक्ट करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।